आज हम पढ़ने वाले हैं AS11 फॉरेक्स। इसका अगर पूरा नाम बोले तो इसका सही नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। तो इसका ही पूरा नाम है। तो ये हमें क्या बताता है एएस कि जो एएस है ना, वो हमें किसकी अकाउंटिंग कराएगा, जिसमें भी फॉरेन एक्सचेंज हुए होंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसमें कुछ भी हमारा अकाउंट्स में कुछ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, किस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, और उसकी मेथड्स क्या है, और ये कैसे ट्रीट करेंगे इसको बैलेंस शीट के अंदर, हम पूरा समझने वाले हैं इस पूरे एएस के अंदर। तो ये आपको जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको ये सारे नोट्स फ्री में एक्सेस हो जाएंगे। आपको सारे एएस के नोट्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके एक बार पूरा चेक कर सकते हो। और प्लीज अगर ज्वाइन भी करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे और मैं पूरी एएस की सीरीज लेके आ रहा हूँ, ऐसे साथ में आपको आगे भी चैप्टर्स के रिवीजन मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये रिकमेंड हो पाए। और चलिए स्टार्ट लेते हैं। फॉरेक्स हमारा एएस का नाम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज गेन्स, जो भी है गेन्स एंड लॉस है, जहां कुछ जो भी इसके इफेक्ट्स है उसको फॉरेक्स बोलते हैं। आगे आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। किसकी अकाउंटिंग करेंगे, कोई भी फॉरेन एक्सचेंजेस में कोई भी डिफरेंसेस आए या फिर हमने खरीदे हैं बेचे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारे अकाउंट्स को आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ा है, तो उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो फॉरेक्स देखो, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकता है, डॉलर आ सकता है, पाउंड आ सकता है, जो भी है उन सबकी हम अकाउंटिंग करेंगे, सिंपल बात है। और उसमें जो इफेक्ट ऑफ चेंजेस में जो इफेक्ट आए चेंजेस के कारण, जैसे मैंने डॉलर खरीदा था 70 रुपए का, अभी 75 का हो गया है, ठीक है। तो 5 रुपए मुझे गेन हो गया क्योंकि मेरे मेरे हाथ में डॉलर था, ठीक है, और 70 का खरीदा था मैंने, अभी 75 का हो गया, तो मुझे 5 रुपए का गेन हो गया, उसकी मैं अकाउंटिंग करूंगा। तो बस उसकी उस इफेक्ट की चेंज की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसमें प्रॉपर्ली कैसे रिकॉग्नाइज करना है और कितना पीनल में डालना है, कितना एडजस्ट करना है कैरिंग कॉस्ट में। अब सर ये कैरिंग कॉस्ट क्या नई चीज आ गई है, हम तो समझ गए थे पीएनएल, आप बता रहे थे भाई पीएनएल में जाएगा 5 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट क्या है, देखो बेटा, अगर आपने कोई मशीनरी परचेस की है तो मशीनरी में भी वो एडजस्ट हो सकता है। जैसे आपने बाहर से कोई मशीनरी परचेस की, ठीक है, उसमें कुछ फॉरेन गेन या लॉस हो गया क्योंकि आपने फॉरेन में पैसा पे किया था, आपने डॉलर में पैसा पे किया था, तो अगर उसमें कुछ गेन या लॉस हो गया तो मशीन से एडजस्ट होगा, वो कॉस्ट जो हमने इनकर किया है ना उसमें एडजस्ट होगा, या फिर कभी कभी रिजर्व में भी जा सकता है। तो जो भी हो सकता है हम आगे पढ़ लेंगे। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स। भाई ये पहले तो हमें क्लासिफाई करना है कि भाई कौन सा हमारा मॉनेटरी है, कौन सा नॉन मॉनेटरी है। अगर मॉनेटरी होगा तो मोस्टली उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और जो नॉन मॉनेटरी होगा उसका ट्रीटमेंट जो अभी हमने आपको बताया ना कि भाई मशीन से एडजस्ट होगा, वैसा कुछ होगा। अब उसको एक बार पढ़ लेते हैं, भाई क्या है ये, कैसे काम करता है, देख लेते हैं। देखो मॉनेटरी क्या क्या है, मनी हेल्ड, एग्जाम्पल असेट एंड लायबिलिटी में टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल, भाई मैंने $10,000 का सामान खरीदा था बाहर से, तो मेरे क्रेडिटर $10,000 के हो गए। तो देखो मुझे फिक्स अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, $10,000 कैसे भी करके मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो मेरी उस प्राइस पे परचेस हो गई है, तो मेरे को उस प्राइस पे ही उसको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल बात है। तो उसके इसको हो गया फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट, फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट हो गया। टू बी रिसीव्ड एंड पेड, हमारा या तो हम रिसीव करेंगे तो पे करेंगे, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। एग्जाम्पल कैश, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स। अब इसका ट्रीटमेंट देखो क्या है, इन दिस इफ इट विल बी वैल्यूड आफ्टर कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन के बाद का जो भी अमाउंट होगा ना हम उस पर बुक करेंगे। जैसे देखो जब हमने डीलिंग की 70 रुपए का प्राइस था डॉलर का, अब 75 हो गया है, तो अगर हमने कन्वर्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट तो कितना होगा, 7,50,000 रुपए हमारे हो जाएंगे, सिंपल बात है। 10,000 इंटू 75, तो हम 7.5 लाख की इसकी पेमेंट्स बुक करेंगे। और जो डिफरेंस आया उसका कहाँ डालेंगे, सर हमने 7 लाख पे तो हमने खरीदा था पहले, और हमें 7.5 लाख रुपए पे करने पड़े हैं, तो जो 50,000 का डिफरेंस आएगा वो कहाँ डालेंगे, सर डालेंगे पीएनएल के अंदर। हमें नुकसान हो गया ना इतने का, तो कर लेंगे पीएनएल के अंदर डेबिट, सिंपल बात है बहुत। ठीक है, तो हम समझ गए। अभी आगे आते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम वो होते हैं जो पैसे में लेन देन नहीं होते, वो सिंपली एक मशीनरी होती है, मशीनरी, पीपीई है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो प्योर पैसे में नहीं होते, वो प्योर रिसीवेबल या पेएबल में नहीं होते, वो मशीनरी या जैसे इन्वेस्टमेंट्स उस वे में होते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट सर कैसे करना है,
उसको इट विल बी वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब हमने 7 लाख रुपए में खरीदा तो 7 लाख रुपए का ही अपन करेंगे, इसका हम आगे पीछे नहीं कर सकते, सिंपल बात है। अब सर ये हमें समझ तो आ नहीं रहा, पर बेटा हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, डिटेल में हम चीजों को समझेंगे तो हमें आगे और समझ में आएगा। देखते हैं, ये पूरा रिविजन है तो थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, डिटेल लेक्चर में आगे लॉन्च करने वाला हूँ, आप उसको परचेज कर सकते हो आगे फ्यूचर में, पर अभी फिलहाल मैं सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ। आपको सारे रिविजन नोट्स भी अवेलेबल है आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे आता है रिकॉग्निशन एंड रिपोर्टिंग, ये क्या होता है? तो इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे बुक करेंगे हम, ठीक है? ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है? किस वे में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? एट द स्पॉट एक्सचेंज रेट, मतलब स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन को एज जो अभी का प्राइस है ना, स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? अभी का प्राइस, जो अभी कितना प्राइस चल रहा है। एग्जाम्पल अभी 70 रुपए चल रहा है प्राइस, 70 तो नहीं, अभी तो 90 हो गया, पर एग्जाम्पल पर्पस से सपोज अभी 70 रुपए चल रहा है प्राइस, तो हमें उस पर बुक करना पड़ेगा। सिंपल बात है, 70 रुपए अभी हम एज स्पॉट रेट पे हम बुक कर लेंगे उस पूरे अमाउंट को। फिर आगे आता है एवरेज रेट कैन बी टेकन इफ द रेट डज नॉट फ्लक्चुएट मच। अगर ठीक है, अगर हमें पता है कि भाई इसका मैक्सिमम रेंज 70 से लेके 72 के बीच में हो सकता है, तो अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तो हम एवरेज 71 ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हाँ, पर अगर करेंसी ऐसी कि बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी 70 रुपए तो कभी 80 रुपए तो कभी 85 रुपीज़, फिर वापस कभी 70 रुपए, अगर ऐसी कोई करेंसी है अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो हमें स्पॉट एक्सचेंज रेट ही लेना है इनिशियल टाइम ऑफ बुकिंग, ठीक है? सारा समझ गए हम पूरा। रिपोर्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ये क्या है भाई? बैलेंस शीट डेट पे हम कैसे रिपोर्ट करेंगे इसको? मतलब हमने तो ये समझ लिया भाई इनिशियल हमारा कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अब समझेंगे हमें कैसे बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्नाइज करना है। अब उसमें भी मल्टीपल चीजें हैं, एग्जांपल मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, साथ में नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट फेयर वैल्यू। तो देखो मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। रिपोर्टिंग यूजिंग क्लोजिंग रेट, ठीक है, पर मॉनेटरी आइटम्स होता क्या है? ऐसे आइटम जो कैश में लेनी देनी होती है, एग्जाम्पल ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सब मॉनेटरी आइटम्स है हमारे। तो इसको हम बुक करेंगे एट द क्लोजिंग रेट पे ही, मतलब जो क्लोजिंग रेट चल रहा है ना 31 मार्च को, जैसे 31 मार्च होती है ना बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च 17 होती है बैलेंस शीट डेट। तो जब इसमें जो क्लोजिंग रेट चल रहा है, जो यहाँ पे क्लोजिंग रेट चल रहा है, क्या चल रहा है? क्लोजिंग रेट चल रहा है, उस पे हम बुक कर लेंगे मॉनेटरी आइटम्स को। बहुत सिंपल सी बात है। आगे आता है नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये क्या होता है? आपको मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया कि भाई जो भी हमारे ऐसे आइटम्स होंगे, पीपी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, वो सारे बुक होंगे हमारे क्लोजिंग जब बैलेंस शीट डेट होगी उसमें बुक होंगे सारे के सारे एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जितने में खरीदे थे उतने में अपन बुक करेंगे, ठीक है? तो हम उस वे में यहाँ पे सारे बुक कर लेंगे एट हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। तो बहुत सिंपल चीज है, एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे बुक करेंगे? ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिपोर्ट यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। 70 रुपए में खरीदा था, 70 रुपए में इसको बुक कर रहे हैं, सिंपल बात है। 80 रुपए में खरीदा था, 80 रुपए में बुक कर रहे हैं, इसको हम आगे पीछे नहीं करेंगे, इसको हम 70 का 75 नहीं करेंगे, इसको जब खरीदा उसमें हम बुक कर लेंगे उसको, मैं सिंपल बात है। फिर आगे आते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। अगर ऐसा कुछ है कि भाई फेयर वैल्यू बेसिस पे अगर हम उसको मेजर करने का कोई प्रोविजन है हमारा कि भाई उसको हमें फेयर वैल्यू पे ही मेजर करना है। हाँ, फिर जो उस डेट पे जो भी वैल्यूएशन डेट पे जो हमारा रेट चलता रहेगा कि भाई रेट यूजिंग द डेट ऑफ वैल्यूएशन वाज डिटरमाइंड, सिंपल बात है। तो जिस डेट पे, जिस बैलेंस शीट डेट पे हमारा जो उसका फेयर वैल्यू चलेगा, हम उस वाले पे बुक कर लेंगे इसको, सिंपल बात है। इसको हम फिर हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, सिंपल बात है। इस पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है और इसमें फेयर वैल्यू पे रखना है अगर चेंजेस आ रहे हैं तो। आगे आते हैं एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सपोज मशीनरी एज नॉन मॉनेटरी आइटम, यहाँ पे छोटा लिख दिया, रुक जाओ, मशीनरी लिख दिया ढंग से। सपोज मैंने यहाँ पे चल को, हाँ, मैं तो मशीनरी में नॉन मॉनेटरी आइटम है उसको मैंने सेलेक्ट किया एंड इज बॉट फॉर $10,000, ठीक है सर, एंड इट इज ऑफ $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ठीक है सर, समझ गए। एंड इट इज क्रिएटेड फॉर द सेम अकाउंट एट द ईयर एंड एट $1.75, ठीक है, ये भी हम समझ गए भाई ईयर एंड में इसका $1.75 हो गया, सिंपल बात है, $5 का डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो कितना होगी मशीन का जो हमने स्टार्टिंग कितनी बुक की होगी? हमने 7 लाख रुपए बुक की होगी जब हमने खरीदी होगी, पर क्या एंडिंग पे मशीन की वैल्यू 7 लाख रुपए रहेगी? हाँ सर, 7 लाख रुपए ही रहेगी। 31 मार्च को भी मशीन की वैल्यू 7 लाख रुपए ही रहेगी, पर जो हमने उधारी पे मशीन खरीदी थी, जो हमारे क्रेडिटर थे, उनकी वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी सर, क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम्स हैं। तो अगर मॉनेटरी आइटम्स हैं तो जो भी
लेटेस्ट वैल्यू है हमें वो लेनी है, सिंपल बात, मतलब 7.5 लाख रुपए अपन को वैल्यू लेनी है ड्यूरिंग द मॉनेटरी आइटम्स। जैसे यहाँ पे मॉनेटरी आइटम्स है ना, ये रहा ट्रेड पेएबल, ये ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल हमारे मॉनेटरी आइटम्स हैं। उनको हम कैसे बुक करते थे सर, कैसे बुक करते थे, उनको बुक करते थे लेटेस्ट वैल्यू पे, लेटेस्ट जो वैल्यू चल रही है ना मार्केट के अंदर, शायद लेटेस्ट जो वैल्यू चल रही है उस पर बुक करते थे। यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू क्या 75 रुपए है, तो लेटेस्ट वैल्यू पे उसको हम बुक करेंगे। सर सिंपल सी बात हम समझ गए, थैंक यू समझने के लिए, थैंक यू। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार रिपीट करवा दो, हमें पर्सनली समझा दो, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। आई एम देयर फॉर यू टिल May 26 एग्जाम्स, और उसके बाद भी हूँ मैं। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जो भी फाउंडेशन में उनको शेयर करिए, ताकि इनको ये पूरा मटेरियल मिल पाए। काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं अभी अप्रैल में बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हम पढ़ते हैं क्या होता है। अब हमने समझ लिया सर मॉनेटरी आइटम को हमें एज पर जो लेटेस्ट वैल्यू है उस पर रिकॉग्नाइज करना है, जो हमें डॉलर की डेट पे जो वैल्यू है हम उसको उस पर रिकॉग्नाइज करना है। और जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, जो एग्जांपल मशीनरी पीपी, उनको हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर करना है। और अगर ऐसा कुछ प्रोविजन है कि भाई अगर फेयर वैल्यू पे मेजर करना है तो हमें फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, उस मॉनेटरी आइटम की जो भी फेयर वैल्यू होगी, सॉरी नॉन मॉनेटरी आइटम की जो भी फेयर वैल्यू होगी, हमें उसको अपडेट करके उस पर मेजर करना है, सिंपल सी बात है। तो अभी आगे चीजें आती हैं कि भाई सर अभी जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस आया, क्योंकि देखो यहाँ पे हर बार डिफरेंस आ रहा था कि भाई 7 लाख, फिर 7.5 लाख हो गया, और यहाँ पे 50,000 का डिफरेंस आ गया। सर इसका हम करेंगे क्या सर, इसका हम क्या करेंगे, कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो एज पर जनरल रूल, एज पर जनरल रूल, मतलब अगर कुछ भी रूल अलग से मेंशन नहीं हो तो एज पर जनरल रूल उसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल के अंदर। इनकम हो पीएनएल के अंदर, एक्सपेंस हो तो पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। एग्जाम्पल इसका देखो, तो ठीक है हम आगे एक और देख लेते हैं, पर एक्सेप्शन इसमें कुछ है, कुछ एक्सेप्शन है। सर क्या एक्सेप्शन है, अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, सर ये क्या नई चीज आ गई। अब समझो इसमें क्या क्या आता है, आई एम सॉरी। इफ रिलेटिंग टू डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल नॉन नॉन करंट है, करंट लॉन्ग टर्म है, और हमें जो ट्रेड पेएबल्स हैं वो बिकॉज ऑफ दिस नॉन करंट आइटम है, और हमें आगे फ्यूचर में उसको नॉन करंट वे में पे करना है। मुझे इनको 1 साल के अंदर पे नहीं करना डेटर क्रेडिटर को, वो मुझे लॉन्ग टर्म में पे करना है भाई। डेटर क्रेडिटर मेरे देखो, जिससे मैंने मशीन परचेज की होगी डेटर क्रेडिटर ही होगा मेरा, लॉजिकल बात है। तो क्रेडिटर होगा मेरा, तो उसको मैं 12 महीने के बाद पे करना है। तो सर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ठीक है। तो किससे रिलेटेड होगा हमारा ये, मैक्सिमम क्या होगा, डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से होगा या फिर अदर लॉन्ग टर्म आइटम से रिलेटेड होगा। तो अगर डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से रिलेटेड है तो हमें क्या सर ट्रीटमेंट करना है, तो एक बार देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस इज एडेड टू डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब जो अपनी कॉस्ट होगी ना एसेट की, एग्जाम्पल हमारी सपोज एग्जाम्पल हमारी 7 लाख की कॉस्ट थी एसेट की, 50,000 का अपने को लॉस हो गया, तो अपन एसेट से माइनस कर देंगे और 6.5 लाख की हम इसको बुक करेंगे। लॉस हुआ असेट से माइनस करो, प्रॉफिट हुआ इस डिफरेंस में तो असेट में प्लस कर लो। तो डिडक्ट टू एंड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन उसके बाद उस पर लगेगा। मतलब 7 लाख की हमारी एसेट थी, लॉस हुआ हमारा 50,000 का लॉस हो गया, तो 6,50,000 उसकी वैल्यू बच गई। अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, डेप भी हमारा इस पे ही लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, इस पे लग जाएगा डेप्रिसिएशन अपना। तो जो भी आगे रेजिडुअल वैल्यू बचेगी ना आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सचेंज डिफरेंस, तो उससे ही अपने को आगे डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा, वो हमारी बन जाएगी WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बहुत सर सिंपल सी चीज थी, बहुत इजी चीज थी। फिर आगे आता है अदर लॉन्ग टर्म आइटम्स। अदर लॉन्ग टर्म आइटम्स को हमें कैसे ट्रीट करना है, तो अगर इसके अलावा और कोई भी लॉन्ग टर्म आइटम, एग्जाम्पल शेयर कैपिटल, हम शेयर्स बाहर परचेज किए होंगे ना, बाहर हमने शेयर्स परचेज किए होंगे, हमारी कुछ और चीज हमने परचेज की होगी जो हमारा डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो उसको हम सर कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे अक्यूमुलेटेड FMCTD, FMTDR। सर ये तो बहुत गजब नाम लग रहा है। FCMTDR क्या होता है, FCMTDR क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी ट्रांसमिशन डिफरेंस रिजर्व। वाह सर वाह, इतना लंबा लंबा। तो इसको हमें इस अकाउंट में डालना पड़ेगा। आगे कोई भी डिफरेंस आ रहा है ना, देखो डिफरेंस शॉर्ट टर्म है, डिफरेंस शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म डिफरेंस है तो पीएनएल में जाएगा। लॉन्ग टर्म डिफरेंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम को डिफरेंस आ रहा है, और वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो एसेट से एडजस्ट होगा।
और अगर वो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स है और असेट से एडजस्ट नहीं हो, मतलब असेट के लिए नहीं है, फिक्स असेट के लिए नहीं है, नॉर्मल कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस का हमारा लॉन्ग टर्म जो डिफरेंस आ रहा है एक्स फॉरेन करेंसी का, तो जाएगा FCMTDR में जाएगा। तो एक स्पेसिफिक अकाउंट बना हुआ है इसके लिए, तो उस अकाउंट में हम इसको डालेंगे और फिर आगे अमोर्टाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ लो, क्योंकि ये लोन ही होगा ना, एक टाइप का लोन हो गया, लॉन्ग टर्म है, क्रेडिट तो रहा नहीं, लोन लोन हो गया ये। अगर शॉर्ट टर्म होता तो फिर क्रेडिट होता, तो फिर ज्यादा पीएनएल के अंदर। तो अगर लॉन्ग टर्म 12 महीने से ऊपर हो गया तो उसको हम क्रेडिटर थोड़ी बोल सकते हैं, उसको हम क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, उसको अपन लोन बोलेंगे, ताकि उसको सही वे में नाम दे पाए। फिर उसको उसको हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ लोन, जैसे हम चुकाते गए। सपोज मैंने 10 लाख का लोन था, 10 साल के लिए था, तो उसको हम 1-1 लाख चुका रहे हैं। तो जो डिफरेंस आया ना 50,000 रुपये हमारा, उसको भी डिवाइड बाई 10 करके उसको अमोर्टाइज करते रहेंगे 5,000 रुपये हर साल। तो उसको बोलते हैं हमारा FCTDR में डाल के, FMTDR में डाल, FCMTDR में डाल के उसको अमोर्टाइज करेंगे अपन पूरे जितने भी हमारे साल का लोन चल रहा है। सर ये तो हम समझ गए, पर एक बार एक एग्जांपल बता दो, तो एक बार हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो, क्रेडिटर थे हमारे $10,000 के, $10,000 के हमारे थे क्रेडिटर, सिंपल बात है। और हमें पास डिफरेंस रिजर्व आ गया 50,000 रुपए का। तो सर हम समझ गए, और ये किसके लिए था? ये था हमारी मशीन परचेज करने के लिए, एग्जाम्पल मशीन परचेज करने के लिए था। तो सर ये जो 50,000 का डिफरेंस है ना, अपन एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। देखो मशीन की वैल्यू हमने 50,000 से कम कर दी यहाँ पे, देख रहे हो, और हमने जो जो बैलेंस था वो डाल दिया पीएनएल के अंदर, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट टर्म डिफरेंस था ये। हाँ, अगर 12 महीने के ऊपर का होगा तो अपन, जो 12 महीने के बिल्कुल ऊपर का है और हमारा मशीन के लिए नहीं है, मशीन के लिए नहीं है और 12 महीने के ऊपर का है, तो फिर उसको अपन क्या कर लेंगे, उसको अपन करेंगे FMTDR में आगे पीछे कर लेंगे। सिंपल बात है। आई थिंक मैंने यहाँ पे पीएनएल लिखा है, रुक जाओ, फॉरेन करेंसी, आई थिंक यहाँ पे पीएनएल नहीं आएगा, मैं यहाँ पे ये वाला हटा दो, एग्जाम ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजस्ट होगा हमारा, पीएनएल के थ्रू एडजस्ट नहीं होगा बेटा, ये होगा उसके थ्रू, फॉरेन करेंसी डिफरेंस के थ्रू ये एडजस्ट होगा, FCTDR के अगेंस्ट ये थोड़ा पेन हैंग हो रहा है मेरा, ठीक है। तो ये डिफरेंस कैसे एडजस्ट होगा? FCTDR के थ्रू एडजस्ट होगा, जो हमारा मशीन का है। यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे FCTDR अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई थिंक हमने ऊपर पढ़ा भी हो फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट को, कहाँ गया कहाँ गया, आगे पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। हमारा एक अकाउंट है फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट, हम उसके थ्रू डालेंगे और मशीन को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है ना हमारा, तो कुछ शॉर्ट टर्म होता जाता है पीएनएल के अंदर, सिंपल सी बात है। आगे देख लेते हैं। ये आगे आता है फॉरेन करेंसी ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन। ये सर ये क्या है? इंटीग्रल वर्सेस नॉन इंटीग्रल चीजें, सर ये क्या चीज है? तो देखो, अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस हैं तो ये होते क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। जैसे हमारे कोई फॉरेन ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमने यूएसए में कोई चीजें खोल ली है, ठीक है, तो उससे हमारी लेनी देनी हो रही है, ठीक है। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस अगर एग्जैक्टली बोले तो होता क्या है, एक्सटेंशन होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। एग्जांपल, सेलिंग गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम दी पेरेंट कंपनी। भाई यूएसए में हमारा बिजनेस चल रहा है, उसमें है हमारा पेरेंट कंपनी, ये हमारी पेरेंट, मतलब जिसने हमें इन्वेस्ट करके रखा है, और ये इंडिया में हमें माल बेच रहा है। क्या बेच रहा है? सपोज रॉ मटेरियल बेच रहा है, ठीक है, हमने इंपोर्ट्स किए, तो हमें इनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, पर है तो ये पेरेंट कंपनी, पर इनको हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे ट्रीट करें? देखो, एक टाइप का ये रिपोर्टिंग होगी, फाइनेंशियल एंटरप्राइज की एक टाइप की रिपोर्टिंग होगी। इसको आप पढ़ेंगे भाई, इसमें एक आता है, आपने पढ़ेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे इसके अंदर आप। आगे आप पढ़ेंगे डीटी के अंदर इसको पूरा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, सी फाइनल के अंदर पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, पर इसको हम फिलहाल बेसिक से समझ लेते हैं इसके अंदर है होता क्या है। सपोज अगर आपका ट्रांसलेशन मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, भाई अगर आप ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हो ट्रांसलेशन मेथड में, तो
सेम एज पेरेंट पेरेंट एंटिटी की ही मेथड आप इस्तेमाल करोगे भाई, किस वे में आपको ट्रांसलेट करना है चीज़ों को। ठीक है, एग्जाम्पल अगर पेरेंट एंटिटी मेजर कर रहा है लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट पे, और वो सपोज मेजर करता है कि भाई मेरे को एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट पे ट्रांसलेट करना है, ठीक है, मेरे को 31 मार्च को ट्रांसलेट करना है, तो हम अपने में भी उसी डेट पे ट्रांसलेट करेंगे इसको। बहुत सिंपल सी बात है। अगर फिक्स एसेट है तो उसको मेजर करेंगे हिस्टोरिकल रेट्स के ऊपर, अगर हमारे मॉनिटरी आइटम्स है तो उसको मेजर करेंगे क्लोजिंग रेट के ऊपर, अगर हमारे एक्सचेंज डिफरेंस जो भी है उसको ट्रांसफर करेंगे पीनल के अंदर। सिंपल सी बात है। तो हमारी एक टाइप की एक्सटेंशन ही हो गया, जिस वे में ट्रीटमेंट ही हमारे फॉरेन एंटरप्राइज कर रहा है ना हमारे हमारे साथ, उस वे में हमें इसको ट्रीटमेंट करना है हमारे बुक्स के अंदर भी। सिंपल सी बात है। अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है हमारा, नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल है, तो उसको बोलते हैं एनएफओ, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। इसको अपन कैसे ट्रीट करेंगे सर? इसमें फंक्शन से ऑटोनोमस करता है, ठीक है, इसमें अक्यूमुलेट कैश होता है, इनकर्स एक्सपेंस होता है, बोरो लोकली होता है। सिंपल बात है। तो इसमें सपोज मेथड कौन सी हो सकती है? असेट एंड लायबिलिटी एट क्लोजिंग रेट एंड इनकम एक्सपेंस एट द डेट ऑन ट्रांजेक्शन, जो भी हो सकता है। एक्सचेंज डिफरेंस में क्या एडजस्ट करना है? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में एडजस्ट करना है, इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। सर ये आपने पढ़ तो लिया, भाई है क्या, क्या हमें समझ नहीं है, आप खाली रीड कर रहे हो। सर ये समझो कि ऐसी चीज है कि भाई ये पेरेंट एंटिटी से नहीं है हमारी, कोई नॉर्मल फॉरेन ऑपरेशन है, नॉन इंटीग्रल है, नॉर्मल फॉरेन ऑपरेशन से। ये तो हमारा पेरेंट एंटिटी का हो गया ना, ये पेरेंट एंटिटी का नहीं है, ठीक है। फंक्शंस ऑटोनोमसली, ये ऐसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना हमारे नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वैसे हमें ट्रांजेक्शन से, ठीक है, उसमें अक्यूमुलेट करते हैं कैश को, एक्सपेंस का इनकम करते हैं, बोरो कर सकते हैं वहां से, तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। एग्जाम्पल, बाहर था मिस्टर ए, उससे मैंने ट्रांजेक्शन किए इंडिया के अंदर, तो ये भी हमारा आ गया नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सिंपल बात है सर। तो इसमें दो चीजें आ रही है, एसेट एंड लायबिलिटी एट क्लोजिंग रेट। ये जो भी हमारी एसेट एंड लायबिलिटी होगी ना इनके साथ, जो भी डीलिंग्स वाली की होगी, तो हम एट द रेट ऑफ क्लोजिंग रेट पे जो भी हमारा चल रहा होगा बैलेंस शीट डेट के अंदर, हम उस पर मेजर कर लेंगे। और इनकम एक्सपेंस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हम करेंगे। सपोज ट्रांजेक्शन हो गया 1/6/25 को हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, तो उस डेट पे जो भी हमारा चल रहा होगा ना रेट, हम उस रेट पे इनकम एंड एक्सपेंस को बुक कर लेंगे। और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है इसके कारण, उसको हम डालेंगे FCTR। कहां डालेंगे? FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालेंगे। ये अकाउंट के थ्रू मशीन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम, जो हमने ऊपर देखा ना। तो FCTR अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट हमने ऊपर किया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था। तो उसको भी इससे ही एडजस्ट करना है, और अगर इससे एडजस्ट नहीं होता तो फिर पीएनएल से। तो सिंपल बात है कि इस वे में हमें इसको ट्रीटमेंट देना है। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यूएस में हमारी ब्रांच थी, ठीक है, हमारी ब्रांच थी, एंड एस परचेज बिल्डिंग वैन $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है सर। इसका करंट रेट क्या चल रहा है? $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है, समझ गए। तो हमारी जो बिल्डिंग थी वो तो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर होती है, यहाँ पे देखा ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, तो 50 रुपए इसकी वैल्यू आ गई बिल्डिंग की। पर जो जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी उसको तो हम अपन करंट रेट ही से लेंगे, क्योंकि हमारा क्रेडिटर हो गया, तो मैं करंट रेट पे बुक करना है इसको 60 रुपीज। और जो भी डिफरेंस आया 10 रुपए का, कितना 10 रुपए का डिफरेंस आया ना, जो 10 रुपए का जितना भी डिफरेंस आया वो अपन डालेंगे FCTR अकाउंट के अंदर। यहाँ पे हमने देखा हम डालेंगे यहाँ पे FCTR अकाउंट के अंदर। सिंपल सी बात है। तो बहुत सिंपल सम था, मैं एक बार रिपीट करता हूं मैं। देखो अगर हमारा पेरेंट एंटिटी है, हमारी पेरेंट एंटिटी है, तो उसमें हमें सेम रिपोर्टिंग फॉलो करना जैसे हमारी पेरेंट एंटिटी फॉलो करती है। तो सेम ट्रांसफर मेथड हमारी वही होगी जो भाई पेरेंट एंटिटी फॉलो करती होगी। मैं अगर क्लोजिंग रेट पे बुक करना है पेरेंट एंटिटी ने, तो हमें भी सेम डेट पे अपने को बुक करना है, क्लोजिंग डेट पे। अगर वो जिस रेट पे बुक करवा रही है हमें उस रेट पे बुक करना है, वो जिस वे में फॉलो करे उस वे में फॉलो करना है। तो एक टाइप का एक्सटेंशन हो गया हमारा, ये क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पेरेंट एंटिटी नहीं है, इसमें इंटीग्रल पार्ट भी नहीं है हमारा ऑपरेशंस का। तो उसको कैसे बुक करना है सर? इसमें जो ट्रांसफर मेथड हमारी क्या होगी? एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर एसेट लायबिलिटी है तो क्लोजिंग रेट पे, और जो इनकम एक्सपेंसेस है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो हमें उस डेट पे जो हमारा प्राइस चल रहा है उस डेट पे बुक करना है। और जो भी बाद में एंड में क्लोजिंग में जो भी डिफरेंस आएगा हमारा, वो अपने को बुक करना है कैसे? FCTR के थ्रू या तो फिर पीएनएल के थ्रू, अगर वहां पे बुक नहीं हो रहा तो। बहुत सिंपल सी बात थी, हमने एग्जाम्पल भी एक बार देख लिया, खत्म बात है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो देन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई एम अवेलेबल देयर एनी टाइम अवेलेबल देयर। फिर आगे आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ये क्या है सर? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आगे सी फाइनल में भी काम आएगा।
फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझते एक बार पहली पहली बार। ये होता क्या है कि भाई सपोज मेरे को चुकाने हैं बाहर अमेरिका में, मेरे को डॉलर चुकाना है, तो मेरे को पता है फ्यूचर में मेरे को लॉस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे को 70 रुपए में मैंने अभी खरीदा कोई भी आइटम और मेरे को 75 रुपए में चुकाना है, तो मैं हेजिंग करूंगा। अब सर ये हेजिंग क्या होती है? उसको बोलते हैं बेटिंग। बेटिंग भाई मुझे पता है भाई बढ़ने वाला है फ्यूचर में मेरा डॉलर, तो मैं उसको अभी के प्राइस पे उसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। सर ऐसा होता है? हाँ होता है। सपोज भाई फ्यूचर में हम अभी 70 रुपए का प्राइस चल रहा है, अब 75 का होने वाला है डॉलर हमारा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं मार्केट में कि भाई आप उसको फ्यूचर में 3 महीने बाद इसको आप अभी के प्राइस 70 रुपए पे खरीद सकते हो। इसको बोलते हैं अपसाइड बैटिंग, इसको बोलते हैं अपसाइड बैटिंग। अब थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, अगर आप एएफएम पढ़ोगे फाइनल में आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। तो सिंपली मैंने उसको 70 रुपए में खरीदूंगा, ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। 3 महीने बाद अभी मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं उसको अभी के प्राइस पे खरीदूंगा 3 महीने बाद। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं डॉलर को अभी के प्राइस पे खरीदूंगा 3 महीने बाद। मैं रिपीट करता हूं, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं डॉलर को 3 महीने बाद खरीदूंगा, 3 महीने बाद खरीदूंगा अभी के प्राइस पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेजिंग करना, उसको हेजिंग करना। तो होगा क्या कि 3 महीने बाद मुझे 75 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है सर, और मुझे डॉलर 70 रुपए में मिल जाएगा। तो 70 रुपए में मैंने खरीदा, 70 रुपए में मुझे मिल गया। सिंपल बात है, 70 रुपए में मैंने माल खरीदा, डॉलर आगे फ्यूचर में 70 रुपए में मिल गया और मैं चुका दिया उसको, खत्म बात। तो मैं लॉस जीरो हो गया ना, मैं लॉस जीरो हो गया। सिंपल बात है बहुत। तो इतना सिंपल हमारे पूरा चैप्टर है। अगर एक बार आप समझ लो ध्यान से इसको, आप बुक खोल के एक बार सारे सम आप कर डालो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आगे देखते हैं कि भाई ये होता क्या है। अब इसके लिए सर ये तो बहुत अच्छी सर्विस हो गई हमारी कि भाई अभी अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि फ्यूचर में हम खरीदेंगे अभी के प्राइस पे, सही, तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। तो बेटा इसके लिए प्रीमियम में डिस्काउंट भी होता है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट उसको कैसे है, जिसको होता है कैसे, सपोज जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रहा है वो एक प्रीमियम चार्ज करेगा, वो एक प्रीमियम चार्ज करेगा। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? अमोर्टाइज एक्सपेंस एंड इनकम ओवर द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। सपोज उसने मेरे को ये सर्विस देने के लिए मुझे उसने 1 रुपया चार्ज किया, एग्जाम्पल देता हूं, देखो, फिर हमें ठीक है 5 का फायदा हुआ और हमने 1 रुपया उसने चार्ज किया तो हमें 4 रुपए मिल गए, ठीक है। ये हमारा फायदा हो गया, ये हमारा हेजिंग हो गई एक टाइप की, ठीक है, हमें 1 रुपए का लॉस हुआ, ऐसा बोल सकते हो। तो इसको अपन कैसे करेंगे बुक? तो स्पॉट रेट एट इंसेप्शन माइनस फॉरवर्ड रेट, उसको पहले माइनस कर लो। फिर तो अभी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, रिकॉग्नाइज इन पीएनएल एट द पीरियड ऑफ रेट ऑफ चेंजेस। सर ये पूरा बाउंसर गया, हमें कुछ समझ नहीं है, तो एक बार आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? 1000 रुपीज का हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था एट 52। 1000 रुपीज का हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था एट ₹52। हमारा स्पॉट रेट क्या चल रहा है कि भाई 50 रुपीज का अपना स्पॉट रेट चल रहा है। अब आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 2 महीने। अब ये दो, देखो प्रीमियम क्या होगा हमारा, 52 माइनस 50 इंटू $1000, तो हमारा 2000 का हमारा प्रीमियम में डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो जो 1000 रुपए जो हमारा है ना एक्सपेंस हो गया हमारा, उसको हमें अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। तो बहुत सिंपल सी बात है ये कि जो भी हमारा ये रेट आया ना, जो भी हमारा डिफरेंस आया स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, तो उसको हमें अमोर्टाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये आ गया था स्पेक्यूलेशन। देखो अगर आप ये अभी भी समझ आपको नहीं आया तो आप प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको रिपीट कर लूंगा एक बार फिर से ही। अगर आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, देन मैसेज में टेलीग्राम, आई विल रिपीट दिस होल कॉन्सेप्ट टू यू बाय वर्ड बाय वर्ड। आ गया था स्पेक्यूलेशन एंड ट्रेडिंग। ये क्या होता है पता है? हम डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, नॉट स्पेक्यूलेशन। मतलब होता क्या है, कैसे बोल, ये हेजिंग नहीं, ये प्लान नहीं है कि भाई ये तो प्लान हो गया ना, ये हमने प्लानिंग की। ये कोई प्लान नहीं, ट्रेडिंग है, स्पेक्यूलेशन है कि भाई फायदा हुआ लॉस हुआ हमारे बस में नहीं है। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये तो हमें पता है भाई आगे बढ़ सकता है, पर यहाँ पे पूरा स्पेक्यूलेशन, हमें पता नहीं भाई आगे फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो उसमें जो प्रीमियम में डिस्काउंट हो कैसे एडजस्ट करेंगे? इट इज इग्नोर्ड। क्योंकि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है ना, फायदा होगा नुकसान होगा प्रिडिक्टेबल तो है नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे। हाँ, पर जो मार्क टू मार्केट है
जो एट द देखो पढ़ते हैं, वैल्यू एट द क्लोजिंग रेट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिकॉग्नाइज एंड गेन एंड लॉस इमीडिएटली। तो ये मार्क टू मार्केट एग्जांपल, जो मार्केट में हमारा करंट प्राइस चल रहा है और जो उसमें हमारा जो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, भाई जो मार्केट का हमारा जो चल रहा है उसमें जो हमारा क्लोजिंग रेट और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में जो डिफरेंस आया उसको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सिंपल बात है कि भाई मार्केट में अपना 75 रुपये चल रहा है, 70 रुपये का हमने किया था तो हमें लॉस हुआ 5 रुपये का जो भी है, तो उसको हमें इमीडिएटली गेन एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर देना है। सिंपल बात है। थोड़े कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज डीएम मी इन टेलीग्राम। आप कुछ हमें की डिस्क्लोजर को नोट करना है कि हमें ये डिस्क्लोजर देने ही देना है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला और ये कंपलसरी है। तो अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी बुक्ड इन नेट इन पीएनएल। जैसे जैसे मेरे को 70 रुपये का लॉस हो गया प्लस मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हमें नेट बुक करना है, मतलब कितना -20 नेट आया ना हमें, तो हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी में लॉस होगा किसी में प्रॉफिट होगा, तो हमें नेट पे बुक करना है पीएनएल के अंदर, ये हमें उस वे में डिस्क्लोज करना है। ठीक है सर, हम समझ गए। आगे आता है हमारा नेट एक्सचेंज रेट, जो हमारा नेट एक्सचेंज डिफरेंस है वो हमें बुक करना है एफसीटीआर के अंदर। कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस आया ना हमारा तो हमें एफसीटीआर के अंदर बुक करना है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर बुक करना है। सिंपल बात से हम समझ गए। रीजंस फॉर यूजिंग अ रिपोर्टिंग करेंसी डिफरेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी, तो हम जो भी जिस वे भी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम जितना जो भी हम करेंसी में जो डिफरेंसेस हम आ रहे हैं वो किस वे में आ रहे हैं, हम जो भी हमने मेथड्स इस्तेमाल किए, एग्जांपल हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक किया, हमने ट्रांजेक्शन डेट पे हमने बुक किया, हमने क्लोजिंग डेट पे बुक किया, तो ये सब हम जो भी कर, हम रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। साथ में जो हमारा FMCTIDA अकाउंट है, FMIT बहुत गंदा नाम है, FMC यानी FCMITDA अकाउंट है, जो उसका बैलेंस शो कर रहा है वो हमें दिखाना पड़ेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेट पे दिखाना पड़ेगा। तो दैट वाज माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।